अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज नेटवर्क मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ी ईद की मुबारकबाद। एक ऐसी ईद जो यकीनन हमें सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाती है, कुर्बानी के जज्बे को हमारे दिल में उजागर करती है। ख़ास तौर पे मुबारकबाद तमाम आज़मीन हज के लिए जिनको अल्लाह ताला ने ये नसीब उनका अच्छा किया कि उनको अपने दर पे बुलाया और इस अहम फ़रीज़े को वो अदा करने में कामयाब हुए। लेकिन जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो यकीनन ईद उल अज़हा पे सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हैं और कुर्बानी देते हैं। अच्छा, अब कुर्बानी की भी जब बात की जाए, अंग्रेज़ी में इसको सैक्रिफाइस कहा जाता है और यकीनन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा जो कि थॉट प्रोवोकिंग था। उसमें कहा टू सैक्रिफाइस इज़ टू मेक सेक्रेड, यानी आपकी अपनी पसंद की वो चीज़ जो इससे आपको बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आप अल्लाह की राह में उसको कुर्बान कर दें। इसको सिम्बॉलिकली तो हम एक कुर्बानी का जानवर लेते हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक वो गाय हो सकता है, दुम्बा हो सकता है, बकरा हो सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि अगर हमारे पे वाकई ये वक्त आए कि हमारी पसंद की कोई चीज़ है, हमें बहुत एक ख़ास आउटकम से बहुत लगाव है और अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और है, कुदरत का कानून कुछ और है और आपके लाख चाहने के बावजूद चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, तो क्या आप तब भी सब्र और शुक्र का दामन छोड़ते नहीं हैं? ये बड़ी अहम बात है। और अगर मैं समझती हूँ कि आज के दिन का एसेंस ही ये है। हमारे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बिना कुछ कहे कुर्बानी दे रहे हैं। अभी ईद से बिल्कुल पहले हमने एक ख़ास प्रोग्राम मैंने किया और ये हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स का प्रोग्राम था। हमें सबको याद है कि 8 जून 2014 को होने वाला वाक़या जब पाकिस्तान जिन्ना टर्मिनल पे हमला हुआ था और 5 घंटे तक हम देखते हैं कि एक बड़ी अफरा तफरी का आलम था, इज़्तिराब का माहौल था, लेकिन अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए हमने देखा कि इस फ़ोर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया। इस तरह की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और जब आप उनकी फ़ैमिलीज़ से मिलें, उनके बच्चे अगर यानी इस वाक़े को 8 साल गुजर गए हैं, बड़ी छोटी उम्रों में उन्होंने अपने वालिद को खोया, वो सिक्योरिटी एहलकार जिन्होंने शहादत के रुतबे पे वो फायज़ हुए। अहम बात यह है कि क्या हम उनकी कुर्बानियों की लाज रखे हुए हैं? हमने कोई भी ऐसी कुर्बानी भूलनी नहीं है क्योंकि इस मुल्क को, इस रियासत को हमने बेपनाह कुर्बानियों के बाद, अपने माल की, अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियों के बाद पाया है। आज हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी ईद नहीं सिदरा, बड़ी महंगी ईद की मुबारकबाद दीजिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर है। लेकिन जी, जो हम बात करते हैं खुशियों की कोई कीमत नहीं है। खुशियाँ अनमोल होती हैं और बेशक आपका दस्तरखान वसी हो, आपकी कुर्बानी की इस्तात हो, आपने बहुत बड़ा इशाइया रखा हो या सिर्फ आप अपने घर वालों के साथ मिलकर इस ईद को मना रहे हों, खुशियाँ अनमोल होती हैं। सो कोशिश कीजिए कि इसको रुपए, पैसे, कीमत और नए कपड़े बने हैं या नहीं बने, कितने महंगे कपड़े हैं या नहीं, इन चीज़ों से बालातर होकर वी आर एबल टू क्रिएट मेमोरीज़। आज के इस दिन में भी हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान होंगे, शोबिस की कुछ ख़ास हस्तियाँ होंगी, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी और गुज़िश्ता 2-3 माह में जब हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो उसके बाद उनका क्या हाल चाल है, क्या इस दफ़ा बजट अपसेट्स हुए हैं, आप बताइए। किसी ने कही बड़े मज़े की कल मुझे एक मीम भेजी कि जो बिजली का हाल है, जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, तो ऐसा लगता है इस दफ़ा तमाम का तमाम कुर्बानी का गोश्त बांटना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, हमें कॉल करके बताइएगा। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक से जैसे वापस आएंगे हमारे बेहतरीन मेहमान, हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे। सो देखते रहिए हमारा बड़ी ईद का स्पेशल शो। वेलकम बैक। और ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं जब आपके साथ मौजूद हों खूबसूरत हसीन मेहमान जिनसे आम दिनों में आपकी मुलाकात नहीं होती, शायद टेलीविज़न स्क्रीन पे हो जाती है, लेकिन ईद एक ऐसा बहाना बनता है कि हम उनको वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में और उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक पावर कपल, यानी यकीनन ये दोनों अपने अपने तई तो बहुत मकबूल हैं, लेकिन इनकी जोड़ी यकीनन खुशियों की और एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की ज़मानत समझी जाती है। इसके अलावा इनका ये जो साथ है, दोनों ही पहले से शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। मुलाकात कैसे हुई, किस तरह मामलात आगे बढ़े, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है द वेरी ब्यूटीफुल कपल, हमारे साथ हैं जवेरिया और सऊद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप अक्सर वैसे मैचिंग कलर कोऑर्डिनेशन में आते हैं, आज भी कुछ सोचा हुआ था इस हवाले से? जी, अक्सर यही होता है।
अच्छा, और देखें कि एक रंग और इसमें आपको नज़र आ रहा है और हमारी अगली मेहमान ने वो रंग पहना हुआ है, और ये इत्तेफाक की बात है कि जवेरिया और सऊद की लव स्टोरी में इनकी कहानी में भी उनका एक अहम हिस्सा है। शी इज़ वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्राम आवर शोबिस इंडस्ट्री। माशाल्लाह इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हर तरह के किरदारों में आपने इनको देखा है। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी गज़ाला आपा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। देखिए जैसे कैमरा ऑन होता है ना, मैं गज़ाला आपा निकलता भी नहीं है मुझसे, लेकिन भी जो बचपन में कहते आते हैं वही भी इंसान को याद रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन गज़ाला जी इज़ एल्डेस्ट डॉटर, यानी हिना और मैं एक साथ स्कूल में थे और उस वक्त हमारा नाम भी एक था, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और एक फैमिली फ्रेंड्स का ही माहौल है। बल्कि एक और टीवी में धकेलने वाली भी मैं ही थी। टीवी में आने के लिए एक तरह से मेरे ख़ानदान ने भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत सबको, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, तमाम मुस्लिम्स को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, उर्दू के बगैर वाले भी मुस्लिम ईद मना रहे हैं। मैंने साथ ये भी कहा है उनको समझ नहीं आया ना हमारी वाली जो बातें, अभी जो हमने सारी बातें बतानी है आपको, आपसे पूछनी है। जवेरिया जी बताएं, माशाल्लाह इतने सालों का सफ़र है आपका टेलीविज़न इंडस्ट्री में, और हमने आपको होस्टिंग करते हुए भी देखा है, नगमे गाते हुए भी देखा है, नात पढ़ते हुए भी देखा है। इन सारे जॉनरास में से आपका फेवरेट क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ तो मैं अपने पूरे दिल के साथ और अपने पूरी लगन के साथ करती हूँ। तो जो भी काम आप अपने दिल से करते हैं उसमें आपका दिल ज़रूर लगता है और आपको पसंद ज़रूर होता है। हाँ, जहाँ तक बात है कि आप कंफर्टेबल किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम तो मैं सारे बहुत शौक से करती हूँ, बहुत अच्छी तरह करती हूँ, लेकिन कंफर्टेबल जो चीज़ है वो होस्टिंग है, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा उसमें नहीं लगता और दूसरा आप डायरेक्ट अपने जो आपके चाहने वाले आपको देख रहे होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसमें ये थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए कि एक चार्म ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। सऊद, आप क्या कहेंगे? वी ऑल नो कि आपने फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत की और कई लोगों को इस बात पे आज भी बड़ा ताज्जुब होता है कि योर फैमिली उनका शोबिस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। आपको क्या फाइट करनी पड़ी थी अपने ख्वाबों के लिए, अपने हॉबीज के लिए? फैमिली का बहुत ताल्लुक था शोबिस से। हाँ, लेकिन पूरा एक अलग जॉनरा। हाँ, हमारा दूसरा ताल्लुक था, शोबिस से नहीं था, रिलीजियसली ज़्यादा था। बिल्कुल। और है तो, लेकिन कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, बड़ा सुकून से, क्योंकि ये दीन और दुनिया लेके चलना है। ऐसे नहीं कि एक तरफ हो जाए इंसान, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जो इंडस्ट्री का काम था वो किया और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ड्रामे प्रोड्यूस किए बेगम के साथ। और आपने जो दो सवाल पूछे थे, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊं। जवेरिया बहुत अच्छी शायरा हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं। कम से कम इन्होंने ये कैसी मोहब्बत है, ये ज़िंदगी है, और बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने बाकायदा राइटर को 3000 एपिसोड लिखे हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता शायद। एक ड्रामा, एक इनका ये ज़िंदगी का गाना, इनके सारे टाइटल सॉन्ग इनके लिखे हुए हैं। और अभी जो खुदा और मोहब्बत आपने सुना होगा ड्रामा, वो हमारा पहला प्रोड्यूस हमने किया था, और उसका जो गाना था वो जवेरिया ने लिखा है, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता आज तक, लेकिन वो इनका लिखा हुआ है। अच्छा, ये आजकल कॉपीराइट के बड़े मसले चल रहे हैं, अबरार साहब की भी जंग चल रही है, आपको भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप तो कुछ करें ना। नहीं, जवेरिया का तो ये मसला होता था, सेट पे बैठे में, अरे ये सीन, अरे ला दे, पेपर दो लामा लिखती हूँ, ठहर जाओ 2 मिनट। सीरियसली ऐसी घोस्ट राइटिंग भी की है? 2 मिनट घोस्ट राइटिंग, मतलब जवेरिया ने तो ये किया कि हमारे जो सोप 600 एपिसोड पे गए, उसकी वजह ये लिखती थी। जब इनको पता लगे ना गजाला आज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 4 सीन इधर कर दो शिफ्ट। तो ये नहीं शूट कैंसिल हो गई। तो ये तो बेहतरीन प्रोड्यूसर हुई और खास तौर पे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल। और यही होता है कि ना आपको ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो सोप वगैरह होता है उसमें आपको डेली जो आपकी, मेरे हर ड्रामा में ना, जैसे अगर एपिसोड जानी है 2 दिन बाद जानी है, और हम आज शूट तो मुस्तकिल ही होती थी, नहीं भी होती तो हम रख लेते थे। तो कोई भी करंट अफेयर होता था या कोई भी ऐसा इवेंट होता था, जैसे रमज़ान में तो हमने पूरा रमज़ान के आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन इन ड्रामास। उसको तो खैर माफ़ी के साथ काफ़ी बराबर मुल्क के चल रहे थे मजहबी त्यौहार, अना टाइप ड्रामे, तो उसमें हमने ये ड्रामे में अपना
रमज़ान, अपना मुहर्रम, अपनी ईद, अपना पाकिस्तान अपने डे, त्योहारों को सब सेलिब्रेट किया था। ये फर्स्ट ड्रामा था। मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो एक लंबी फहरिस्त बता दी आपकी खूबियों की, इनको क्या क्या पसंद है। आप शायरी भी करती हैं, आप लिखती भी हैं। तो भैया आपको क्या पसंद आया था सऊद के बारे में जब आपने हामी भरी कि इनको जीवन साथी देखिए, हम बनाया? लोग जब एक जैसे कि बताया कि एक तकरीब में साथ थे, हाँ। उसमें काफ़ी आर्टिस्ट थे, जिसमें से फिल्म के लोग भी थे, ये भी थे, रैम्बो भी थे, उमर शरीफ साहब भी थे, मैं और गजाला आपा, हम लोग। अच्छा, उसमें ये था कि ख़वातीन आगे बैठी हुई थी और मर्द हजरात पीछे बैठे हुए थे। और मैं, गजाला आपा, शाजिया, शबाना, कौसर और एक दो आर्टिस्ट और थे, हम सब बिल्कुल आगे फ्रंट रो पे बैठे हुए थे। सही। काफ़ी जो भैया उदास क्यों हो गई बताते बताते? मैं याद कर रही हूँ चीज़ें ना कि क्या क्या हुआ था और गजाला आपा ने क्या कहा था, मुझे एकदम याद आया, मैं वो याद कर रही थी। तो हम लोग सब साथ थे और काफ़ी फिल्म स्टार भी थे, उमर शरीफ भाई भी थे, रैम्बो भी थे, गजाला आपा थी, मैं थी, शाजिया, शबाना, कौसर, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग लाहौर से आए थे, शूट थी हमारी यहाँ पे। जी। तो हमें शोएब भाई ने बुलाया था, शोएब पप्पू भाई, हाँ, उन्होंने बुलाया था हमें कि यार वो मेरी एक रिलेटिव है, उनकी मेहंदी है, उसमें आना है। तो मैं, रैम्बो, हम सारे चले गए और ये लोग अलग से आए थे। वो अस्करी अंकल थे, वो अवार्ड्स वगैरह काफ़ी करते थे आर्टिस्टों के ना। ठीक है। तो इनसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम सबसे पूरे फैमिली फ्रेंड थे सबके। उनके भांजे की जो है ना वो थी तकरीब। तो खैर हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ख़वातीन आगे थी, मर्द हजरात पीछे थे, और एक गज़ल का प्रोग्राम था वो। तो उसमें हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मुख्तलिफ लोग गा रहे थे, तो इतने में उन्होंने अनाउंस किया सऊद का। तो चूँकि हम सबसे आगे रॉ में बैठे हुए थे, तो ये सामने स्टेज पे आके बैठे, इन्होंने गाना गाया, वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बस वो गाया अब गजाला आपा ना, मैं जमीन पे बैठी क्या हुई ख्याल थी, आया कि तुमको मैं देखा तो हम ये सब ख्याल नीचे आया। थे, आपा सिर्फ चेयर पे थी। तो आपा मुझे कह रही बात सुनो, मैंने कहा कि तुम्हें देखे जा रहा है। मैंने कहा आपा, एक आदमी हमारे सामने मुंह पे बैठा हुआ गा रहा है, अब हम सामने बैठे हो, हमें नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? नहीं नहीं, वो तुम्हें देख रहा है। एक्चुअली हुआ ये था, पीछे की कहानी मुझे नहीं पता थी क्या है, वो ये बताएंगे। उससे आगे की दास्तां अब मुझसे उससे पहले की भी बताए ना आप। मैं बैठा हुआ था, रैम्बो, हम सारे बैठे हुए थे। तो मेरी बड़ी बाजी आई थी अमेरिका से, और मेरी भांजी, उन्होंने कहा एक लड़की आपके लिए देखी है मामू। तो मैंने, कौन? कहने वो आगे बैठी हुई है, ब्लैक कलर के शलवार कमीज पहना ब्लैक, आपा ने भी ब्लैक पहना हुआ था। अच्छा, मैंने दोनों एक ही देखा, रंग। खैर वो मैंने जवेरे को देख लिया था। तो मैंने रैम्बो को ऐसे हाथ मार के मैंने कहा यार वो शादी के लिए लड़की देखी है बहन ने बड़ी, वो सामने जो ब्लैक में बैठी ना, तो ये ऊपर बैठी थी थोड़ी उठ के। तो उसने ऐसे देखा, रैम्बो ने उसने कहा है, कहता है सूदे पागल हो गया। मैंने कहा क्या बुराई है, क्या कमी है? कह रहा है बहुत कमी है। मैंने कहा क्या खराबी है? कहने खराबी कुछ नहीं यार, तेरे से बड़ी उम्र में। मैंने कहा किसकी बात कर रहा है? तो देखा तो ये बैठी हुई थी। मैंने कहा नहीं वो नहीं, नीचे जो ये साइड में बैठी हुई है। कहता ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है चलो, अच्छा गुड, देख लेते हैं ना अभी फैमिली वगैरह का। उसके बाद ये गाना गाने सामने आए, तो ये फिर गौर गौर से देख रहे थे, घूर घूर के। ये इन्होंने पकड़ लिया, कहने ये तो तुम्हें देखे जा रहे। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कहा है तो बहुत सारे फैंस हैं, हाँ, लोग देखते ही हैं। बहन भी नहीं, मुझे नहीं पता था ड्रामा में आती हैं, अल्लाह की अच्छा, कसम आपको मुझे नहीं नहीं पता पता। था? नहीं हाँ, नहीं इनकी नहीं, बहन हम ने फिल्म्स बताया। जो करते थे ड्रामे नहीं देखते थे। तो फिर फिर आप नहीं देखते थे माधुरी ना। दीक्षित के डॉक्टर नेने बन गए। अच्छा, मुझे फिर तो पता इनकी ही नहीं बहन और माधुरी कौन। भांजी और भाभी हम भी लोग थे। की जो इंडस्ट्री थी ना जी। फिल्म, वो अलग थी ना लाहौर में। सही, और सही। टीवी उसका इतना फेमस नहीं था टीवी पे कि बहुत कोई नहीं, उस वक्त ड्रामे तो चल- चैनल्स कम थे, बल्कि तीन जो थे, ड्रामा तीन होता था चार वो तो नहीं, ज्यादा नहीं, मुश्किल सब हो चैनल जाता खुल था। चुके थे। ये जो फिल्म स्टार थे ना, ये टीवी नहीं देखते थे ना, कम वो देखते थे। अपनी अच्छा, बात अच्छा। कर रहे हैं, आवाम की बात नहीं कर रहे। आवाम तो देखती थी, फिल्म कोई नहीं देखता था, जैसे सही। आज भी नहीं देख रहा कोई। ये आज भी न्यूज चैनल ही देखते हैं ज्यादातर। सही बात, सही बात। वैसे वो चले अच्छा है जो ना, फिर प्रोग्राम आपको मैं- दूसरे चैनल पे बुलाया। मर्द हजरात जरा कम देखते हैं ना एंटरटेनमेंट की चीजें। ये तो स्पोर्ट्स देखते हैं, देखें सुबह ज़्यादातर से यही मर्द लड़ाई जो है ना शुरू होती स्पोर्ट्स है। देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, कोई खबरें ऐसी देखेंगे। वो खबरें तो देख सबसे लेंगे। बड़ा ड्रामा होता है ना, उससे तो मजेदार कोई ड्रामा ही नहीं है। तो जाहिर हर बंदा आजकल वो देखता है, मजा आएगा वो वाला ड्रामा देखते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद इनकी बहन और भाभी और भांजी मेरे पास आई और कहने लगी हम अमेरिका से आए हैं और तस्वीरें बनवा लें। हमने तस्वीरें बनवा, उस वक्त भी उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन है। हाँ। उन्होंने कहा कि अच्छा आप, मैंने अच्छा मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा था, तो मैंने कहा मैं अमेरिका आने वाली हूँ। तो कहेंगे आप हमारा नंबर ले लें और अपना नंबर हमें दे दें, तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह जब आप जी। अमेरिका आएंगी। मैंने कहा ठीक है, बस हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन सुबह मेरी पप्पो का फ़ोन आया, कहने लगी कि वो कोई कॉल आई थी, वो कोई तुमसे कल मिला था तकरीब में, वो अमेरिका से कोई आए हुए थे, वो मिलने आना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे याद आ गया। कहने लगी मैंने उनको एड्रेस बता दिया, वो मिलना आना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं तो घर पे भी नहीं थी। खैर जब मैं पहुंची, ये लोग आए तो ये भी साथ थे। तो मैंने पप्पो से कहा ये क्यों आए साथ? कहने लगी वो उनकी भतीजी है, उनकी बहन है।
तो मुझे फौरन गजाला आपा की बात याद आई रात को, ढन ढन ढन, वो नहीं होता है घूमती कहानी। मैंने कहा ये घर तक आ गए। बस वो पुप्पो ने कहा तो रिश्ता लेने आया तुम्हारा। और उस वक्त फिर आपने पहली दफा कंसिडर किया? हाँ, दूसरे ही दिन हो गया। और आपका नहीं, आपने हाँ भी कर दी? नहीं, उस वक्त क्योंकि मैं उस वक्त मैं अपनी दादी के घर पे थी ना। सही। तो मेरी दादी ने ये कहा कि भाई हमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप इनके माँ बाप, ये तो इसकी दादी का घर है। और आपने मशवरा किया तो गजाला जी आपने क्या कहा था? फौरन हाँ कर दो। ये जो रिश्ता था ना, ये वाकई अल्लाह ताला ने भेजा था, क्योंकि अस्करी साहब ने जब इनवाइट किया ना तो मैंने कहा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। मैंने तो मना कर दिया था, बात की तो जवेरिया कहती है हाँ ना आती उस सर्दी है। अब आप कह रहे हैं वाकई कि ना आती। हम लोग बहुत लेट पहुंचे। हम लोग बिल्कुल, इसने कहा, मैंने कहा सर्दी है यार कौन जाएगा, ये कहती है हाँ मेरा भी। फिर उन्होंने गाड़ी भिजवा दी इसके घर, फिर ये उस गाड़ी में मुझे लेने आ गई। फिर हमें मजबूरी इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने अपनी गाड़ी भिजवाई कि जो आपके साथ होना था। अच्छा, मजे की बात देखिए, रिश्ता विश्ता सब तय हो गया, सब कुछ हो गया। गजाला आपा को मैंने बताया ही कुछ नहीं। अच्छा, मैंने कहा इनको उनकी तो सिक्स सेंस सबसे पहले काम की थी इस बारे में। अच्छा, मैंने कहा था इनको तो सरप्राइज मिलेगा ना, पहले हो जाए। खैर इन्होंने फिर घर पे रिश्ता आया, फिर बातचीत तय हुई, हुआ वो जो भी था। 7-8 महीने हमारी वो रिश्ता तय रहा। फिर जब कार्ड बटे हैं और मैं जब गजाला कार्ड लेकर गई हूँ, कहेंगी हाय शुरली मुझे नहीं बताया। मैंने कहा बता तो रही हूँ आपा। अच्छा, मुझे बताया मैंने तो पहले ही कहा था कहने लगी। अच्छा हुआ क्या, अमजद साबरी मरहूम बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार वो अमजद की ये लड़की, इसके बारे में पता करें तो इनकी फैमिली क्या है। पता चला इनकी कोई रिश्तेदारी निकल आई। वो तो कल मैं अभी जा रहा हूँ, वो तो रात को उठा है, गाड़ी ली और सीधा इनके घर पहुंच गया। क्या बात है। उसने कहा मैं रिश्ता लेके तो देखें दोबारा जब आए तो कितने लोग आए थे, बताएं जरा, गिनना शुरू करें। मोमी, रैम्बो, पूरी इंडस्ट्री ने रिश्ता भेजा था इस तरह। नहीं, फिर उसके अलावा एक और टीम गई थी, उसमें ब्रिगेडियर हारिस और सारे लोग जमा होकर आए थे। बहुत सारे लोग गए थे, 3 दफा गए लोग। यानी आपने ना करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी, आपने कहा इतना प्रेशर डालो। नहीं, उनको टेंशन थी कि इसकी शादी हो जाए। इवन शान से लेके, मोमी से लेके, रैम्बो से लेके सब चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। तो सबने पूरा एड़ी चोटी का जितने लोग थे। मुझे बताएं कि उस जमाने में अगर सोशल मीडिया आज की तरह का होता तो क्या आप लोगों ने डिस्क्लोज करना था कि रिश्ता हो गया, मंगनी हो गया? अपना बता दिया था मुझे प्राइवेट लाइफ। नहीं, उस वक्त भी काफी काम कर रहे थे लोग, अपना पूरा कर रहे थे। जिन लोगों जो करीब के थे, जिनको पता चल रहा था। हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे सबसे पहले ये जब रिश्ता तय हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी किसी को भी प्लीज मत बताना। सही। तो क्योंकि इनको डर था कि इनके पोल पट्टियां ना खुल जाए। नहीं, वो इनको फिर किसी ने आगे बोला कि मुझे किसी ने कहा कि इनकी तो शादी हुई हुई है। हाँ। ये हुआ है, वो हुआ है। मेरी अम्मी को जाके बोला कि उसने तो शादी की हुई है अमेरिका में। अम्मी ने कहा भाई मेरी बेटी का नसीब में अगर ये होगा तो ठीक है, अब तो रिश्ता तय हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इनकी अम्मी को भी बोला जाके कि मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं ऑलरेडी। निकाह जो है लाइव किया था। तो यानी कई ऐसे लोग थे जो शायद चाहते नहीं थे कि आप लोग नहीं, एक अखबार में इनका फोन आया, वो अखबार में आ गया हमारी रिश्ता टूट गया मंगनी का। मैंने कहा चलो, मैंने कहा इनको वहीं लगा रहने दो, अपना काम करते हैं। अच्छा, लोग वहीं लगे। कार्ड बढ़ गए थे ना, उसके बाद अचानक अखबार में आया कि जी उनकी तो मंगनी। इनका हुआ सबसे पहले हाय ये क्या अखबार में आया। इन्होंने मुझे बताया था फ़ोन करके कि जवेरिया ये अखबार पढ़ा तुमने, मुझे लोग बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, उस ज़माने में ज़्यादा अखबार ज़्यादा लोग पढ़ा करते थे। तो फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा वो इस तरह अखबार में आया है, ये पता नहीं किसने लिखा है। तो खैर वो जिसने लिखा था मैं जानती थी उसको। तो इन्होंने मुझे कहा कि आज आप देख रहे हैं कि हमने कितनी सारी माजी की यादें यहाँ पे दोबारा पोल खोल दी हैं और पूछना शुरू किया है कि माजी की यादों में एक और बात बड़ी अहम है कि हमारी शादी के बाद जो हमारा पहला प्रोग्राम था वो हमने आज टीवी पे किया था। तभी तो हम चाहते थे कि आज आएं और आप उसके बाद दोबारा ये तमाम यादें हमसे शेयर करें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। उसके अलावा जी किचन में आज ज़बरदस्त पकवान, हम ईद के ईद आपको पता है अपना किचन खोलते हैं और उसमें कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो हमारे आज मेहमान आए हैं, विल फाइंड आउट। और आज हमारे पास अवार्ड विनिंग शेफ्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रोशन किया है। सो वी आर गोइंग टू बी मीटिंग देम एज वेल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद हो या ना हो, सबसे अहम सवाल सुबह सुबह यही होता है कि आज पकाया क्या जाए। और आज तो वैसे ही बड़ी गहमा गहमी होगी जी। आपने कुर्बानी के फरीज़े से फ़ारिग होना है, सफाइयाँ करनी हैं, गोश्त संभालना है। तो ये जो बड़ा अहम सवाल है, इसके लिए कुछ आइडियाज़ हमारे किचन से ले लीजिए। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं मुनीज़ा से और लुबना से। लुबना अभी अभी जीत के आई हैं जी एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, पाकिस्तान की कुलिनरी टीम का हिस्सा थी।
इनकी कैटेगरी चिकन थी, यानी चिकन की एक एंट्री बनानी थी और उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। और मुनीज़ा जो हमारे साथ हैं ये इनकी मेंटोर हैं और नेशनल टीम का भी हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज हमने सोचा कि अवार्ड विनिंग शेफ से कुछ ज़बरदस्त बनवाया जाए, तो ज़रा बताएं आप लोग क्या क्या बनाने लगे हैं तो आज? हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर शैंक विद मिनी बाइट्स खुनाफा। ओके और ये शैंक अगर कुर्बानी की गोश्त की हो तो आप इसको टेंडराइज करने के लिए भी कुछ टिप्स देंगे हमें? हाँ, आप इसे ओवरनाइट जो है वो मैरिनेशन कर देंगे तो ये इजी टेंडर हो जाता है। ज़बरदस्त। और लुबना आप ये बनाने लगी हैं और मुनीज़ा आप कुनाफा भी बना रही हैं? जी, लेकिन देसी फ्यूजन के साथ। देसी फ्यूजन के साथ कुनाफा को देसी फ्यूज़ कैसे करेंगी? बेसिकली कुनाफा की जो फिलेट डो है वो इजीली मार्ट्स वगैरह में नहीं मिलती है, तो हम यूज़ करेंगे हमारी लोकल जो वर्मिसेली होती है जो ईद पे बहुत ज़रूरी होती है। हमारी सवैयाँ आज हमने उसको अपग्रेड करके वो मिसली बना दिया है, लेकिन वो सवैयों का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और उसके साथ जो है हम थोड़ा कस्टर्ड डाल के उसका फ्यूजन देंगे मैंगो कस्टर्ड। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों के। जबरदस्त, आज कुनाफा भी बनने वाला है, ये शैंक भी लग गई है। वो बस ये झटपट बनाएंगे। देखिए ये अवार्ड विनिंग शेफ का यही फायदा होता है, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। और क्योंकि ये हैवी मिनी बाइट्स तो लाइक इजी टू ईट है, आप इसे एक प्लेट में सर्व तो यानी अगली ब्रेक पे जाने से पहले हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। मना कर दूं फिर खाने का? हाँ जी, हाँ आप कैंसिल कर दें, यहीं पे हम आपके लिए इंतजाम करते हैं। अच्छा जी, आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए, हम जरा गुफ्तगू जारी और सारी रखते हैं। रज़ाला जी आज आपके यहाँ क्या बना है? मेरे यहाँ तो जाहिर है दाल चावल बने। ईद वाले दिन भी दाल चावल और क्या नाम लेते हैं, जाहिर है कि मटन कढ़ाई और कुछ मटन की चीज़ें, मटन चॉप्स, तो इस तरह की चीज़ें। तो अब वाकई पहले तो वैसे मजाक में कहते थे ना, तो अब तो ईद के ईद ही खानी पड़ेंगी। वैसे तो आप जब भी जाएंगे 4-5 दावत का समय होता है हमेशा से, यानी इट्स ऑलवेज अ ओपन हाउस। वाकई जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री नहीं अदरवाइज भी, कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, आपको कभी भी जाने से पहले हिचकिचाहट ना हो कि भाई पता नहीं जहमत ही ना बन जाए, हम बगैर बताए जा रहे हैं। ऑलवेज एन ओपन हाउस। ये कैसे? मैंने तो खैर बचपन से देखा है, इसकी वजह क्या है? दुआएं आप सबकी। हाँ बिल्कुल, इसमें दुआएं हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो मतलब जाहिर है एक टाइम होता है कि कभी दिल चाहता है कि सो जाएं, कभी दिल चाहता है कि नहीं है। लेकिन मेरे घर में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि रात के 3 बजे हैं, और कभी मैंने भी नहीं सोचा कि वो रात के 3 बजे क्यों आए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसको मेरे ऊपर इतना हक समझता है कि वो रात के 3 बजे आ जाए। अगर अपना घर समझता है, मुझसे प्यार करता है, तभी कोई मेरे पास आएगा ना। अच्छा, ये जो प्यार और मोहब्बत की बात है जवेरिया जी, आजकल तो हर इंसान महंगाई का मारा हुआ है। वो कहीं जाने से पहले भी कैलकुलेट किया जा रहा है कि यार कितना पेट्रोल लगेगा। तो पेट्रोल पे आ गए हैं, घर के खर्चों पे, बिजली के खर्चों पे। तो लगता है बरकत उड़ जाएगी, लोग मिलना मिलाना कम कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये बात बताओ, हमने गलत सवाल किया। हाँ, इनकी इससे कोई ताल्लुक नहीं चीज़ों से। सही। ये इस पे सोचती नहीं। अगर मैं सोच भी लेता तो कहती क्या सोचने शुरू हो गए आप, छोड़ें आगे चलें, जो है बस करें, एंजॉय करें ज़िंदगी। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ने दिया है आज, उसको आज पे ही खर्च करें, क्योंकि कल किसने देखी है, कल किसने देखी है। हम अपने आसानियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए काम करते हैं ना, कोई भी इंसान है वो इसलिए ही काम करता है ना। और अगर हम आज तकलीफ में रह के अपने कल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई कि आज आपके पास है लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे कि कल के लिए बचा के रखेंगे। लेकिन जवेरिया ये वैसे कहने की बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप अपना ईमान, अपना फेथ मजबूत रखें। हमने आपको इतने सालों में देखा है, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में अपनी स्ट्रगल्स होंगी, अपनी इश्यूज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, लेकिन हमने हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते देखा है, कभी उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया, कभी हावी नहीं किया। ये मुझे यही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम पे हम बड़े क्राइसिस से गुजरे। और मैं ये आते थे, मैं टीवी देख, फिल्म देख, यार तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती जवेरिया, ये हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती हूँ साउथ कोई टेंशन लेने से टेंशन दूर नहीं हो जाएगी। जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब की आखिरी स्पीच आई थी, जिसमें उन्होंने हाथ उठाया, कहता ना अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज, तो उस दिन में टेंशन में आ गया था। सोते में उठा रहे मुझे, जवेरिया उठो, जवेरिया उठो, अब इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। मैंने कहा क्या हो गया, कोई जगमग हो गई। आने वाला टाइम अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि जो हालात क्रिएट हो गए और अब चल रहे हैं, तो हम सब परेशान हैं। सोते में से उठा दिया मुझे। तो मुझे बताएं, आज भी लोग यही सोच रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड सो मेनी ईयर्स, खास तौर पे जो पिछले 2-3 माह में महंगाई आई है, तो आप परेशान हैं और ये काम है या अब आप पे भी इनका असर आ गया? 2-3 माह की महंगाई नहीं है। देखें, ये हम लोग की जो प्रॉब्लम है ना, एक सबसे बड़ी जो हमारी गलती है ना, मैं अपनी से शुरू करूँगा, किसी की बात नहीं करूँगा, हम खुद ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम लीडर्स को तो कह रहे हैं
हम सबको गलत कह रहे हैं, लेकिन हम खुद कैसे ठीक हैं? क्या बाहर मुल्कों में क्या प्राइम मिनिस्टर आके रोडें लोगों को रोकता है, निजाम सही करते हैं, कहते हैं लाइनों में एक लाइन लगाता में है? करो, बिल्कुल ये सही। आवाम, हम आवाम एज ए आवाम अगर खुद अपने आप की खुद हिसाब करें यार, अपने आप को देखें, तो अगर हम ठीक होंगे तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इतने साल से कायदे आज़म से लेकर आज तक जितने भी लीडरान आए, चाहे आई डोंट केयर कि अच्छे थे बुरे थे, तो सेकंड इशू, लेकिन हमारा कायद तो अच्छा था, उसने तो पाकिस्तान बनाया। अल्लामा इकबाल साहब आए, ये सब अच्छे लोग थे ना, अच्छे भी तो थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास यानी रोशन मिसालें भी मौजूद हैं और ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना चाहिए। लेकिन जवेरिया, आपको तो बड़ी इस पे तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। व्हेन यू आर स्माइलिंग, व्हेन यू आर लाफिंग, आप अगर गाना भी गाएं तो वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो उसका फिर कैसे सामना करती हैं? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बैठे हुए साथ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक्चुअली बात ये ना कि जवेरिया को इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता कि जवेरिया की फैमिली उसका साथ देती है हर चीज़ में। देखिए, जब अपने घर के लोग ही क्रिटिसाइज करने लग पड़े हैं या उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें, तो फिर बंदे को बहुत फ़र्क पड़ता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसको इन चीज़ों से इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि वो सब एक हैं। हाँ, उनको इन चीज़ों से नहीं, क्योंकि बाहर कोई क्या कह रहा है उनको ये पता है कि हम क्या कह रहे हैं आपस में। बच्चे कभी कभी मुझसे कहते हैं कि मामा वो ये, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, हम आर्टिस्ट हैं, हमें अच्छी बातें भी सुननी है और बुरी भी बर्दाश्त करनी है। और मुझे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं या जो लोग मुझे दुआएं देते हैं, जब वो लोग मेरे साथ हैं, तो फिर जो मुझसे नफरत करते हैं या मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर मुझे उनकी फ़िक्र नहीं है, मुझे उनकी फ़िक्र है जो मेरे आसपास है। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि नज़र पे बिलीव करती हैं कि नज़र लग सकती है? बहुत ज़्यादा। आप दोनों सब नज़र पे बिलीव करते हैं? और आपको लगता है कि शो बिजनेस में जो लोग पब्लिक फेसिंग होते हैं उनको नज़र लगती है? बहुत बुरी लगती है। मैं तो नज़र पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप जो है बिल्कुल। लेकिन फिर आप लोगों को बताती भी हैं कि ये मेरा लाइफस्टाइल है। देखिए, अल्लाह पाक ने अगर हमें कुछ दिया है, हाँ ठीक है, और नहीं, ये मैं तनकीद बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर हमें कुछ दिया है जी, ठीक है, और हमें उसका शुक्र भी अदा करते हैं हम, लेकिन हम कोई चीज़ अपनी छुपा के क्यों रखें? जब अल्लाह हमें परेशानियाँ दे रहा होता है तो हम दुख रो रहे होते हैं, आंसू भी आ रहे होते हैं, लोग अपने स्टेटस भी डाल रहे होते हैं, ये हो गया, बीमार हो गए, यूँ हो गया, इसका इंतकाल हो गया, उसका वो हो गया, मेरे साथ ही हो गया। तो जब अल्लाह हमें खुशियाँ दे रहे हैं तो हम वो क्यों ना बताएं लोगों को कि अल्लाह पाक हमें खुशियाँ भी देता है। पॉजिटिव भी होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब आप मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो आप उसका शुक्र अदा करें और आप यकीनन लगाएं और आप कहें कि हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छी औलाद दी है, या अच्छा शौहर दिया है, या अच्छा घर दिया है, या अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, अच्छे दोस्त दिए हैं, तो इसमें अल्लाह का शुक्र है। आप अपने आप को ये मत जाहिर करें कि हम बड़े मजलूम हैं और हम पे बड़ा दुख अल्लाह ने तोड़ दिए। नहीं, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल सही कह रही है जवेरिया। लेकिन साथ ही मुझे बताएं कि कोई तो ज़िंदगी का ऐसा लम्हा होगा जब आपको भी ऐसा महसूस हो कि तकलीफ़ हद से ज़्यादा है। आज क्योंकि देखिए, जब हम बड़ी ईद का जिक्र करते हैं तो उसमें कुर्बानी की भी बात होती है, तो ओवर द ईयर्स आपको क्या लगता है कि आपको सबसे बड़ी कुर्बानी क्या देनी पड़ी? मेरा ख्याल है कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसे इम्तिहान से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं गुजारा, हम ऐसी आजमाइश नहीं डाली। बिल्कुल कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है। हाँ, जब अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने चले जाते हैं, चाहे हमसे दूर चले जाएं या इस दुनिया से चले जाएं, वो सबसे बुरा वक्त होता है इंसान के लिए, कठिन होता है बाकी। और अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि इंसान को वो किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन बस यही तकलीफ़ है। और देखें ना आप, फिर इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ जाता है, अल्लाह सब्र भी देता है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ हमारा हाफजा बनाया, अगर हमें वाकई वो पहली तकलीफ़, वो पहला गम हम कभी भूल ही ना पाते या वक्त के साथ वो मदम नहीं होता, तो हमारे लिए तो आगे बढ़ना ही नामुमकिन होता। सऊद, यही सवाल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे, अगर आपसे पूछूं कि ओवर द ईयर सबसे बड़ी कुर्बानी क्या देनी पड़ी? वक्त की कुर्बानी देनी पड़ी, प्राइवेसी की कुर्बानी देनी पड़ी, या कोई और इम्तिहान आपको लगा कि बस अल्लाह ताला की मदद से पार हुआ है वो? आज तक, अभी तक पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, कोई इम्तिहान आया भी है तो अल्लाह ने ख़ुद ही हल कर दिया। क्योंकि नीयत इंसान की अगर मज़बूत हो और सोच मज़बूत हो, इरादे मज़बूत हो, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद रास्ता बनाता है। हम सिर्फ ये होता है कि कोशिश ये करें कि उस पर छोड़ें और उसी पे ही बिल्कुल करें। हाँ, बस उससे आगे ना जाएं और इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपने मसले को खुद ही सॉल्व करें। क्योंकि
मैं ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ बुरा वक्त सब पे आता है, अच्छा वक्त भी आता है। जवेरियली बात कि अच्छे वक्त को तो हम नहीं बताते, लेकिन बुरा वक्त सबको बता रहे होते हैं। तो इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जब आप अच्छी सोच रखेंगे, क्योंकि मेरा बिलीव है और ये आजमाया हुआ है कि मैंने जिन लोगों को देखा जिन्होंने जो बात की, मेरे प्रोड्यूसर जो फिल्म्स के थे वो कहते थे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए, वो हो गए, क्योंकि वो इतनी दुआएं करते थे अपने लिए कि हो गए। तो जब आप अच्छा करेंगे, हाँ। अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही आपका फोकस रहेगा तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे। यानी आपके लिए गुमान अच्छा रखना सबसे अहम है बहुत और जरूरी यही है। चीज़ आपको हर चीज़ खुद पॉजिटिव हो जाएगी आपके इर्द गिर्द। कि आपको कहा जाता है कुरान हकीम में भी है कि गुमान अच्छा रखो, जैसा तुम्हारा गुमान होगा जिंदगी क्योंकि वैसी ये ही गुमान होगी। हाँ, किस पर जाके ख़त्म होता है। हाँ। हम जो सोचते हैं या हम जो अपने लिए कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वो ख़त्म होता है अल्लाह पे जाके। सही। अगर हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाएंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। होगा। और अगर वैसे आप बात करें जो आजकल हमारे बच्चे करते हैं, तो वो कहते हैं जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। क्या बात है। और आपको बगैर ये पता हुआ है, आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन आपने सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया जो आपको चाहिए था। इनसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चीज़ भी अट्रैक्ट की जो नहीं चाहती थी कि ये अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, लेकिन वो बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। जबरदस्त। दूसरा सुना तो शेर। बिल्कुल बिल्कुल। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी। तुझसे है साँझो सवेरा, साथी कभी तू न रूठे। रस्मों की दीवार टूटे, साथी कभी तू न रूठे। रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा। जिंदगी हमें कभी जमाना जुदा कर न पाए। ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। बिछड़ेंगे अब कैसे। अच्छा, जब गाना ने शुरू किया था ना, जी जी, तो दो प्यासे थे, अब दोनों भूखे प्यासे हो गए। मुल्क के जो हालात है ना उसके हिसाब से
ऐसे ही हो गए सारे। लेकिन मुझे वाकई बताएं, ये गाना रोमांटिक तो बहुत साउंड करता है, लेकिन ये पूरी चार्टर ऑफ डिमांड्स है, यानी इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये रियल लाइफ में इतनी डिमांडिंग है? डिमांड तो होती है, अगर नहीं हो तो फिर रिमांड पे जाता हूँ मैं। क्या बहुत जबरदस्त। और कितनी दफा रिमांड पे गए अब तक अभी आप? बेशुमार। अब गिनती भी भूल चुकी है। अच्छा जी, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी भेजे। हम क्योंकि रोज़ाना शो करते हैं किसी ना किसी सोशल इशू के बारे में, और हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी बैठे होते हैं, तो अब चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी बढ़ गया है। इस तरह यानी जो हमारे ये गाने के बोल जैसे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, लेकिन साथ साथ एक तरह से अगले बंदे से बहुत सारी डिमांड्स भी की हुई हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार भी किया हुआ है। तो आज आपके भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं जिस पे इनका इनपुट लेंगे कि अगर ये कॉमन सिचुएशंस जो मैरिड कपल्स के सामने आती हैं तो उनका हल क्या निकाला जाए। अच्छा, ये गाना जो है ना, मैं इसलिए गौर से सुन रही थी कि जब शुरू में इनकी शादी हुई थी तो जब पहली दफा ये दोनों बैठे थे और गाना गाने लगे थे तो यही गाना गाया था। ये बड़ा पसंदीदा गाना आपका, इसकी कोई और नहीं, मैंने गाना कभी सुना नहीं था। मैंने कहा था दिल हो गया तेरा दीवाना, क्या वो तो मेहंदी में गाया था। वो मेहंदी में गया था पहला गाना। और अब अगर उसके बोल दोबारा कहे जाते, लिखे जाते तो कुछ रद्दो बदल आता, कुछ तब्दीली। अब मैं गाता हूँ कि मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। अच्छा, मुझे बताया जो कॉमन सिचुएशंस आपका मशवरा लेने के लिए लोगों से आपसे भेजी हैं, जवेरी आपसे शुरुआत करते हैं। अगर शादी के कुछ अरसे के बाद हस्बैंड्स तारीफ में कंजूसी करने लगें तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ख़वातीन को कहना चाहिए कि आपको पता है वो मिले थे तो वो मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। ये हर बार काम करता है या तो लड़ाई हो जाए? नहीं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत कम ये तारीफ़ करते हैं, सऊद साहब तो बहुत कम तारीफ़ करते हैं। और बल्कि मैं कभी कोई कलर करवा के आऊँ, स्ट्रीक्स करवा के आऊँ और मैं आके कहूँगी सऊद देखिए क्या कैसा लग रहा है, हाँ आईब्रोज बनवाई हैं अच्छी लग रही हैं, नहीं सऊद गौर से देखें, फेशियल कराया है, हाँ ठीक लग रहा है, सऊद गौर से देखें, भैया सॉरी समझ नहीं आ रहा। आप नोटिस ही नहीं करते, ये देखिए कितना बड़ा शिकवा है। आज इन्होंने मेरी तारीफ की है, लेकिन हो रहा है ये बहुत अच्छे लग रही हो आज तो। क्या बात, आज आप वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। वाइट आप पे सूट भी करता बड़े मजे की बात है, जवेरिया के घर में खाना खा रही थी बैठी हुई ना, दाल चावल और बड़े सैलड वगैरह, तो हरी मिर्चें खाती। मैंने कहा जवेरिया तो इतनी मिर्चें क्यों खा रही है? कहती है अगर मैं मिर्चें खाऊंगी नहीं तो सऊद को लगाऊंगी कैसे? क्या बात है, यानी इसमें भी एक अल्टीरियर मोटिव शामिल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जिन मर्दों को तारीफ करने की आदत नहीं होती ना, वो नहीं करते। उनके आगे आप कभी भी तैयार होके आ जाएं तो उस वक्त क्या करें ख़वातीन? देखिए दुनिया भर की तारीफ एक तरफ, और आप तो ये ज़्यादा बेहतर समझती हैं, आपके दुनिया भर में फैंस हैं, उनकी तारीफ एक तरफ और हस्बैंड की या क्लोज फैमिली मेंबर्स की बात करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हस्बैंड से तारीफ, बीवी का दिल चाहता है। पैम्पर्ड तो ऐसी तरह करते हैं ना आप अपनी वाइफ को, और किस तरह करते हैं? अच्छा, क्या वजह है कि मर्द अफराद इसमें थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? सऊद आप बताएं, मर्दों का जरा पर्सपेक्टिव बताएं। नहीं करते हमेशा वो, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, हर वक्त तारीफें भी अच्छी नहीं होती ना, फिर बहुत इजी हो जाती है कि तो तारीफें ही करता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, थोड़ी सी मिस्टेक भी बतानी होती है, भाई आज तुमने खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया, जैसे तो मैं रोज़ खाना बनाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, वेट के ऊपर अक्सर बात हो रही थी, अभी हिरा मानी का एक क्लिप आया तो हिरा ने बाकायदा कहा कि भाई मेरा वजन जो कम हुआ है वो मानी के टोकने की वजह से हुआ है। आप लोग क्या समझते हैं, ऐसा करना चाहिए हस्बैंड को? कभी नहीं कहा मुझे, मेरा इनका जो वजन हुआ है मेरे ना रोकने की वजह से हुआ है। नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इन्होंने नहीं कहा। नहीं वैसे आपको लगता है मेरा उसूल ये है कि जब तक मुंह में दांत है ना खा लो, जब तक आपको उसका नुकसान नहीं हो रहा हो ना, जब तक आप इजी हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक मुंह में दांत हो खाओ जो खा लें, पेट में तो जब तक मुंह में दांत है खा लें आप। और मैं एक बात बताऊं, ये सॉरी मैं बड़ा इस चीज़ में डिफरेंट हूँ, हो सकता है ये जो डाइट चार्ट और ये सब बेकार चीज़ें हैं। ये सुन्नत पे अगर आप चली जाए ना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कम खाओ थोड़ा खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, वो भी डाइट ही है। अगर आप उस हिसाब से कहें, आप 2 प्लेटें खा लेंगे उसके बाद बोलेंगे कहना है डाइट प्लीज नाम नहीं ले जा रहा था। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ हमेशा से एक आगे 2 वक्त की रोटी, लेकिन हम 3 कभी कभी 4 कभी कभी 5 वक्त भी खा लेते हैं। हाँ, हम गिनते नहीं, उसमें हम बड़ी फराक दिली का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जवेरिया आपा। बताएं, जवेरिया आपा बदल दिया मैंने, जवेरिया मुझे ये बताएं कि बहुत तैयार होने लगे अगर हस्बैंड्स और आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या बीवी को शक करना चाहिए? नहीं मेरा नहीं ख्याल, मैं तो बल्कि इनको कहती हूँ जब ये तैयार होते हैं मैं कहती हूँ वाह वाह आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। तो फिर मैं इनको ये कहती हूँ ऐसे ही रहा करें ना, तैयार रहा करें। और फिर आधे घंटे कहती है कहाँ गए हो, इतनी देर हो गई आए नहीं। नहीं क्योंकि वो नहीं, उसकी वजह ये है कि इनकी आदत नहीं है
हाँ। कि ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना घर से बाहर रहें। तो जब ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मुझे टेंशन शुरू होती है कि भाई बहुत देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। क्योंकि आपने एक अपनी आदत बनाई हुई है ना कि आप कभी जाते हैं, हम हमेशा साथ ही जाते हैं, इनके जितने दोस्त हैं या कोई है। कभी ऐसा होता है कि ये जाते हैं तो कभी 12-1 के बाद जब 2 और 3 बजने लगे तो फिर मुझे फिक्र होती है। सही सही। अच्छा जी, गजाला जी से भी एक मशवरा ले लेते हैं जो आप लोगों ने सवालात भेजे हैं। फ़ोन छुपाना शुरू कर दे अगर हस्बैंड, तो क्या वाइफ को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हाँ, फोन तभी छुपाता है जब कुछ ना कुछ हो, वरना क्यों छुपाएगा? कुछ छुपाने वाली बात है। छुपाने वाली बात होगी तो छुपाएगा ना, वरना तो नहीं। तो इस पे लड़ाई करें या इसको इग्नोर कर दें, क्या किया जाए? भाई जिन्होंने जो करना होता है वो तो करना ही है। अगर उस बात पे लड़ाई शुरू होगी तो फटा बढ़ भी सकता है, इसलिए जाने दो भाई। और ख़ास तौर पे अपना मूड ऑफ ना करें, अपने आप को अपना खुश खून मत रखें जलाएं। और गुमान अच्छा रखें, जो हमने पहले भी बात अपना की। खून मत जलाएं। क्या बात है। अच्छा, ये कभी बड़ा आपके इजी साथ गायन ऐसा- उन्होंने, लेकिन अक्सर ये होता है क्योंकि जो आईफोन वगैरह उसमें तो सोते हुए देख के खोल लेती हैं। अच्छा, ये और आपके या साथ हो बच्चों के चुका थ्रू है? पास नहीं, हम लोग नहीं करते ये काम। हमारे तो खूब पड़े रहते हैं फोन, कोई टेंशन कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम नहीं लोग है। मैं पासवर्ड शक तो नहीं है। करती कभी ना। आपने छुपाया अपना पासवर्ड जवेरिया से? नहीं। नहीं, हाँ लॉकर का छुपाया होगा कभी। वो असल है। नहीं मजाक कर रही हूँ। ये जो है ना, ये शक करते ना मैं करती हूँ, ना ये चेक करते ना मैं करती हूँ। खुली किताब, एक दूसरे अल्लाह के ने बारे अगर में कुछ सब हमें जानते दिखाना हैं। होगा ना, एक आगाही होती है ना, वो अल्लाह ताला खुद ही दिखाएंगे। क्या बात। खुद जस्तजू करने की जरूरत नहीं है उन चीज़ों की जो छुपी हुई हैं, उनको छुपे ही रहने दें। आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि किसी की ताक में ना रहें, किसी हाँ। को आप ज्यादा फॉलो ना तो करें, भी ना इससे लें। आपका अपना गुमान वैसे खराब भी होता है। सिद्धार्थ, जो आपकी चीज है वो कहीं नहीं जाएगी, और जो आपका नहीं है उसने चले जाना, चाहे कितनी भी पाबंदियां लगाएं। आई थिंक ये अगर यकीन आ जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गजाला जी मौजूद थी, जवेरिया एंड सऊद मौजूद थे। ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं और यकीनन लाइट हार्टेड गुफ्तगू तो चलती है, लेकिन जो इनका अपने प्रिंसिपल्स इन लाइफ, दे आर ट्रूली द गाइडिंग वैल्यूज़, और ये मेरे ख्याल में सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक नज़र डालते हैं जी, किचन में काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है और यकीनन मैं ये माइक मेरे ख्याल में दे देती हूँ औज को, और इसके बाद हम ज़रा पता करते हैं कि किचन में क्या सूरत हाल है। एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन अ ब्रेक विद अ सॉन्ग, लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जी जनाब आली, जी अभी तक किस मरहले तक पहुँचे हम लोग? फनाफा का सिरप रेडी हो रहा है और Okay. फिलिंग और वर्मिसेली रेडी हो चुकी है। क्विकली बताएंगे इस सिरप में जैसे शीरा जो बन रहा है उसमें क्या रेशोस? इसमें हमने 1 कप वाटर लिया है और 1 कप ही शुगर लिया है। Okay. और हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है इसमें। क्या बात है। तो इसकी जो सारी रेसिपी है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंड में भी स्क्रॉल अप करेगी तो यहाँ पे बन रहा है इसका सिरप, और दूसरी तरफ शैंक में क्या हो रहा है लुबना? मैंने इमली के पल्प के अंदर जो है मैरिनेशन करके ओके, और मीट के अंदर लगा के और फिर इसको कुकिंग पे डाला है। कुकिंग पे लगा दिया। और कुकिंग में ये बॉईल हो रही है या अभी क्या इसमें? जी हाँ, इसमें जाहिर सी बात है ये अभी इसको टेंडराइज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मीट है तो टाइम तो लगेगा। क्या बात है। तो इसमें हमने यूज़ की है जी इमली की चटनी, और यहाँ पे ये कार्रवाई जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है जवेरिया एंड सऊद और गजाला जी। अभी बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे।